2017 के आखिरी दो सवाल यहाँ पर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है। सो वाटर कंजर्वेशन को लेकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। सो पहला स्टेटमेंट है रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ द लैंड, then applying gypsum before irrigating the field and allowing crop residue to remain in the field। तो तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होंगे। तीनों ही प्रैक्टिसेस से वाटर कंजर्वेशन में हेल्प होती है। अब कैसे हेल्प होती है ये समझ लेते हैं। अगर आप जीरो टीलेज करेंगे तो जीरो टीलेज के कारण जो आपका सॉइल मॉइस्चर है वो रिटेन होगा, सॉइल मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा, एंड दैट इज वाई इससे वाटर कंजर्वेशन होगा। जिप्सम को जब हम अप्लाई करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है और उस कारण से वाटर का जो इनफिल्ट्रेशन है वो आपको अच्छे से होते हुए दिखाई देगा, अंदर तक पानी जाएगा, वाटर लॉगिंग यहाँ पर नहीं होगी और उस कारण से भी फिर आपको यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन होते दिखाई देता है। मल्चिंग का जब आप इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कहा गया है क्रॉप रेसिड्यू जब हम फील्ड में ऐड करेंगे। अब क्रॉप रेसिड्यू फील्ड में हम लोग जब रखते हैं, सो दिस इज नथिंग बट कि आप कुछ एक रेसिड्यू होगा तो फील्ड के ऊपर उसको फैला के रख दीजिए, उसको हम मल्च कहेंगे। तो मल्चिंग के कारण इवेपोरेशन कम हो जाएगा और उस कारण से सॉइल मॉइस्चर का रिटेंशन होते हुए आपको दिखाई देता है। दैट इज व्हाई ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। अब एक एक करके बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या क्या यहाँ से निकल कर आती है। तो जीरो टिलेज फार्मिंग या कंजर्वेशन एग्रीकल्चर आपको समझना होगा, जिप्सम का एप्लीकेशन क्यों किया जाता है और मल्चिंग एग्जैक्टली क्या होती है। इसी को लेके अगले सवाल कुछ आपके बन सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग मतलब आप किसी भी प्रकार की सॉइल के ऊपर प्रोसेस नहीं करेंगे या आपकी फील्ड में प्रोसेस नहीं करेंगे। जैसे आपका लास्ट क्रॉप आपने हार्वेस्ट कर लिया, फील्ड जैसे कि वैसी है, और अगला क्रॉप आप उसी फील्ड में सो करेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये नो टिल फार्मिंग है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ये एक टाइप है। नाउ no-till farming, also known as zero tillage or direct drilling, involves growing crop without disturbing the soil through the tillage। इससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन कम होगा। टिपिकली जो सैंडी या ड्राई सॉइल्स होती है वहां पर इरोजन कम करने के लिए नो टिलेज फार्मिंग करी जाती है। एट द सेम टाइम वाटर इन्फिल्ट्रेशन अच्छा होता है, ऑर्गेनिक मैटर का रिटेंशन होगा और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी यहाँ से एनहांस हो सकती है। अब मेथड क्या क्या है नो टिल फार्मिंग की, तो एक मेथड है विच इज कॉल्ड एज सॉर्ट सीडिंग। सॉर्ट सीडिंग में एक सॉर्ट बनाया जाता है और डायरेक्टली आप उसको हर्बिसाइड कवर करके अप्लाई करेंगे। देन वी हैव डायरेक्ट सीडिंग। तो यहाँ पर आप प्लांटिंग करते हैं विदाउट रिमूविंग दी रेसिड्यू। अगर पहला कुछ एक रेसिड्यू है उसको आप रिमूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप उसमें प्लांट कर देंगे। सरफेस सीडिंग करी जाती है, सीड्स आर लेफ्ट ऑन द सॉइल सरफेस रिक्वायरिंग मिनिमम लेबर एंड नो मशीनरी इज रिक्वायर्ड हियर। राइट, तो तीन तरीके से आप नो टिल फार्मिंग कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स क्या क्या है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इंप्रूव होगा। देन सॉइल इरोजन कम होगा। एट द सेम टाइम बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप टीलेज करते हैं तो आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी वहां पर डिस्टर्ब करते हैं और उस कारण से फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है या माइक्रोबायोटा है पर्टिकुलर सॉइल का वो खराब हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग अच्छे से नहीं होती। वाटर कंजर्वेशन कैसे होता है, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। यील्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पर बात करी गई है। सो इट मे लीड टू हायर यील्ड ड्यू टू वाटर रिटेंशन एंड लेस इरोजन, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, होता यह है कि यील्ड जो है जनरली इस पर्टिकुलर केस में कम भी हो सकती है। रीजन बीइंग क्योंकि आपने पूरे सॉइल की प्रोसेसेस नहीं करी है, तो हो सकता है कि जो प्लांट आपने सो करा उसकी रूट्स बहुत अंदर तक नहीं जाएगी। अगर रूट्स अंदर तक नहीं जाएगी, जो क्रॉप की डेवलपमेंट है शायद वो उतनी अच्छी ना हो। सो डिफिनिटिव हम यहाँ पर आंसर नहीं दे सकते कि क्या यील्ड में इंप्रूवमेंट होगी। हालांकि ये बात सही है कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी विल डिफाइनाइटली इंक्रीज, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। क्लाइमेट बेनिफिट्स भी है, नाइट्रस ऑक्साइड्स या कार्बन ऑक्साइड जो है वो रिलीज नहीं होते, क्योंकि आप सॉइल के ऊपर जैसे ही प्रोसेस कर देंगे अंदर की जो गैसेस है वो सारी ही गैसेस वहां से निकल जाएगी। इट ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस अल्बीडो, उस कारण से ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है। नाउ दैट इज अबाउट दी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। अब चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस क्या है, वीड और पेस्ट मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ता है। सॉइल वार्मिंग में डिफिकल्टी होती है। अब ये सॉइल वार्मिंग क्या है, जब भी आप पूरी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं आपकी सॉइल पे, तो होगा ये कि जो अंदर तक हीट जानी चाहिए ठीक ठाक वो नहीं जाएगी, तो
क्लाइमेट का टेम्परेचर जो भी होगा, आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर जो भी होगा, उस हिसाब से आपकी सॉइल का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर नीचे चला गया और अब वो हीटिंग नहीं हो रही है, तो सॉइल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है। और सॉइल वार्मिंग की अगर प्रॉब्लम होगी तो उस कारण से आपकी प्लांटिंग भी कई बार डिले करनी पड़ती है। इकोनॉमिक चैलेंजेस भी होते हैं। अब जैसे कि हमने सॉर्ड यहाँ पर सीडिंग की चर्चा करी थी, तो सॉर्ड जो होता है, आप एक मशीन बनाते हैं, वो सीधा डायरेक्टली जो प्लांट का सीड है, सीड उसमें डाल देते हैं। तो उस प्रकार की कुछ एक स्पेसिफाइड मशीनरी आपको यहाँ पर लगेगी, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। यील्ड अगर कम हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, वो भी एक चैलेंज होगा। एंड देन देयर इज अ इशू ऑफ नाइट्रोजन इमोबिलाइजेशन ऑल्सो, तो क्रॉप रेसिड्यू में इमोबिलाइज नाइट्रोजन रिक्वायरिंग हायर फर्टिलाइजर इनपुट। तो ये भी चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर चैलेंजेस ऑफ जीरो टिलेज एग्रीकल्चर। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा था मल्चिंग। अब ये मल्चिंग जो होती है, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि मल्चिंग क्या है। जो सॉइल सरफेस होता है उसको जब हम लोग कवर करते हैं, दैट इज मल्चिंग। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप की हो सकती है। पर्पस इसका क्या होता है? सिंपल पर्पस होता है कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वीड को ग्रोथ जो होती है, वीड जो होती है उसको आप सप्रेस कर सकते हैं, सॉइल इरोजन आप प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी, जब आप ऑर्गेनिक मल्चेस डालते हैं तो सॉइल की ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगी, प्लांट की हेल्थ बढ़ जाती है क्योंकि डिसीजेस वगैरह कम हो जाते हैं। और ये क्रस्टिंग भी प्रिवेंट करता है। जो सॉइल है, सॉइल का ऊपर का जो एक लेयर क्रस्टिंग हो जाता है, तो उसको बनने से प्रिवेंट करता है। अदरवाइज आपकी सॉइल जो है फिर डिफिकल्ट हो जाती है क्रॉप को सो करने के लिए। नाउ अंडरस्टैंड 2-3 पॉइंट्स कि ये विड की ग्रोथ को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो सॉइल को जब भी आप कवर कर देंगे तो बाकी जो भी साइड में सीड्स होंगे वो यहाँ पर जर्मिनेट नहीं होंगे। जनरली होता यह है, जैसे ही आप मल्च डाल देंगे तो जो डिसीज या पेस्ट है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, और उस कारण से भी आपको पेस्ट और डिसीज कंट्रोल यहाँ पर होते हुए दिखाई देता है। नाउ एक बार अगर आपको मल्चेस नहीं पता होंगे, एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्विकली इमेजेस देख लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये मल्चेस होते क्या है। मूविंग ऑन, वी हैव जिप्सम एप्लीकेशन टू क्रॉप्स। अब ये जिप्सम एप्लीकेशन जो है उससे होगा क्या? सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। अगर सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो सॉइल की क्रस्टिंग नहीं होती या कॉम्पैक्शन नहीं होती, रूट पेनिट्रेशन भी काफी अच्छा होगा। और अगर सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया तो वाटर इन्फिल्ट्रेशन भी आपको अच्छे से होते हुए दिखाई देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। ठीक है। एट द सेम टाइम सॉइल सैलिनिटी भी रिड्यूस होगी। क्यों सॉइल सैलिनिटी रिड्यूस होगी? यहाँ पर कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट का आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैल्शियम और सल्फर जो है वो आपके जो सलाइन सब्सटेंसेस है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा या रिड्यूस कर देगा, तो उस कारण से आपकी सॉइल सैलिनिटी भी कम हो जाती है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड होते हैं कैल्शियम या सल्फर जैसे, और अल्कालिनिटी जो है सोडिक सॉइल्स की, वो भी आपको यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई देती है। ठीक है। सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी ही प्रिपेयर आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन is regarding the relocation of lion. So recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites. तो यहाँ पर जो rehabilitation की बात हो रही है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये नेशनल पार्क बन चुका है, तो 2018 या 2017 में ये चर्चे चल रहे थे कि गुजरात के कुछ लायंस जो है वो हम कूनो पालपुर में शिफ्ट करें। इसका मैं कंटेक्स्ट बताऊंगा, पहले ये सारे जो पार्क है उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पार्क लोकेटेड है। तो कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, सरिस्का आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में है, कूनो मध्य प्रदेश में है, और मुदुमलाई तमिलनाडु में है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कूनो की बात करते हैं। श्योपुर करके डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, विंध्य हिल्स के नियर आपको ये कूनो नेशनल पार्क दिखाई देगा। कूनो करके एक रिवर है जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ये नेशनल पार्क के लिस्ट में अब आ चुका है, अब इट इज नो मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जितना भी चीता का री इंट्रोडक्शन इंडिया में करना है वो फिलहाल तो यहीं पर चल रहा है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी समझ लीजिए कि क्यों हम कूनो की ही बात कर रहे हैं। अगर हम लायंस के रिलोकेशन की बात कर रहे हैं तो भी कूनो की बात कर रहे हैं, चीता के रिलोकेशन की बात कर रहे हैं तब भी हम लोग कूनो की बात करें, तो इसका एक फंडामेंटल रीजन है। ये जो कूनो का रीजन है, दिस इज अ ग्रासलैंड। ठीक है। और ये किस प्रकार की ग्रासलैंड होती है? जिस प्रकार की ग्रासलैंड सवाना में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, उस प्रकार की ग्रासलैंड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एक फॉरेस्ट का सब टाइप है इंडिया में, काठियावाड़ ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अगर नाम ध्यान में रखिए तो देख लीजिएगा, काठियावाड़ ड्राई
डेसिडियस फॉरेस्ट का एक टाइप होता है, उसी प्रकार का टाइप आपको गिर के जंगलों में भी दिखाई देगा, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में कूनो तक उस प्रकार का फॉरेस्ट जो है वो दिखाई देता है। और उस कारण से जो लायन का रिलोकेशन है, इट इज टिपिकली बीइंग कंसिडर्ड इन कूनो ओनली। ठीक है, अगर कुछ एक डोमिनेंट ट्रीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी हो तो करधाई, सलाई और खैर, ये 3 ट्रीज ध्यान में रखिएगा, इसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट चित्ता के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, या आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल की फिर जरूरत है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑलरेडी हम लोग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व डिस्कस कर चुके हैं, उत्तराखंड में है। ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। देन इसका जो कोर एरिया है, जो टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क भी है, तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी होगी। रिवर्स ध्यान में रखिएगा, रामगंगा एक मेजर रिवर है, अदर देन रामगंगा सोन नदी करके एक है, मंडल, पलेन। अब ये छोटी छोटी रिवर्स है, इसका कोई बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बनता। रामगंगा ध्यान में रखिएगा, न्यूज में भी थी रामगंगा, इसके पहले भी पूछी जा चुकी है, सो हो सकता है कि देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि एक बार पूछ लिया जाए। टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में 230 टाइगर्स है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाला रिजर्व आपको दिखाई देगा। फॉरेस्ट टाइप की अगर बात करें तो डेंस मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, कई सारी स्पीशीज यहाँ पर दिखी है। आई विल जस्ट बॉदर अबाउट साल, खैर, सिस्सू। सिस्सू ध्यान में रखिएगा, इसको लेके हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। बाकी फिर यहाँ पर आई डोंट थिंक मच टू वरी अबाउट। सरिस्का की अगर बात करें, सरिस्का राजस्थान में है, अरावली हिल्स में। ये रॉकी लैंडस्केप है, थॉर्न फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा, ग्रासेस भी दिखाई देंगे। नाउ दिस इज अगेन, सरिस्का भी ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है कूनो से, थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको कूनो के हिसाब से ये दिखाई देगा, तो उस हिसाब से आप उसको ध्यान में रखें। अगर वेजिटेशन की बात करें तो कुछ एक स्पीशी, धोक है, सलार, कडाया, ये कुछ अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पर भी सवाल बन सकता है। सो दैट इज अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व। एंड इफ यू गो फॉरवर्ड टू मुदुमलाई, मुदुमलाई ये ट्राई जंक्शन पर है। कहाँ पर ट्राई जंक्शन? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के ट्राई जंक्शन में आपको बनते हुए दिखाई देगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। बाकी इसके सराउंडिंग में कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से ये जो नीलगिरी का रीजन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि इसके पूरे ही रीजन में आपको कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज दिखाई देते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हैबिटेट और फ्लोरा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मॉइस्ट ड्राई टिक फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स भी आपको दिखाई देंगे और स्वॉम्स भी दिखाई देंगे। एलिफेंट ग्रास यहाँ पर पाई जाती है, टिक, रोजवुड, वाइल्ड राइस, जिंजर, टर्मरिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी फिर फौना में अगर आप देखें, मालबार, जॉइंट, स्क्विरल ध्यान में रखें, दैट कैन बी आस्क्ड आई गेस। और ये एंशियंट हिल रेंजेस है, बहुत पुरानी हिल्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकली इट इज वेरी ओल्ड। जो मूवी है एलिफेंट विस्पर, ये यहाँ पर फिल्म हुई थी, सो इसको लेके भी अगला फिर सवाल बन सकता है। सो दैट वाज अबाउट दी प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि पूछे गए थे 2017 में। लायन का रिलोकेशन अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों वो कूनो में ही कंसिडर करा जा रहा है, कि चीता का भी रिलोकेशन क्यों कूनो में ही कंसिडर करा जा रहा है, तो वो भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। सो दैट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विल सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।